हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोटेक विजन के एक यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 7 तक देखा। पार्ट 7 में आपने मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि के बारे में देखा कि मादाओं में स्तन ग्रंथि का आकार और उनकी संरचना कैसी होती है। उनका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि उनमें दूध का निर्माण कैसे होता है, उनमें कौन सा हार्मोन दूध बनवा रहा है, कहाँ पर दूध इकट्ठा हो रहा है, कौन सी नलिकाएँ पाई जाती हैं, कौन सी वाहिनियाँ पाई जाती हैं, और जो प्राथमिक दूध का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, कौन सा दूध में एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है, इन सभी के बारे में पढ़ा। तो आज के इस वीडियो पढ़ेंगे हम उसके आगे का टॉपिक, यानी जो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, यानी जो उसमें दिया है युग्मक जनन। स्तन ग्रंथि के बाद उसमें एक टॉपिक है युग्मक जनन। तो देख लेते हैं युग्मक जनन होता क्या है। मानव जनन चैप्टर नंबर है ठीक है। चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखेंगे कि युग्मक जनन होता कहाँ है, ठीक है। तो जब भी किसी शब्द के आगे जनन शब्द आ जाए, जनन, ठीक है, जनन का मतलब उत्पत्ति या निर्माण, उसी का निर्माण। किसका निर्माण? युग्मक का निर्माण। यानी युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। तो देखेंगे कि युग्मक जनन किस तरीके से हो रहा था। हम जब मादा जनन तंत्र बताए थे या नर जनन तंत्र बताए थे पूरी संरचना के बारे में, तो उनमें बताए थे कि नर जनन तंत्र में नर युग्मक कहाँ बनता है और मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक कहाँ बनता है, ठीक है। तो उसमें बन रहा था प्राथमिक लैंगिक अंगों में। किसमें बन रहा था? प्राथमिक लैंगिक अंग में। प्राथमिक लैंगिक अंग में, ठीक है। प्राथमिक लैंगिक अंग में पुरुषों में क्या हो रहा था? पुरुषों के वृषण में, ठीक है, पुरुषों के वृषण में हो रहा था। क्योंकि पुरुषों के वृषण में क्या हो रहा था? प्राथमिक लैंगिक अंग को क्या बोलते हैं? पुरुषों में वृषण। पुरुषों के वृषण और स्त्रियों के अंडाशय में। किसमें? अंडाशय में। पुरुषों के वृषण और स्त्रियों के अंडाशय में युग्मक जनन की विधि द्वारा, किसके द्वारा? युग्मक जनन की विधि द्वारा किसका निर्माण हो रहा था? युग्मक जनन का निर्माण हो रहा था। युग्मक जनन का निर्माण हो रहा था, ठीक है। पुरुषों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है यानी वृषण, और मादाओं में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है अंडाशय, उसमें क्या हो रहा था? युग्मक जनन हो रहा था। यानी पुरुषों के वृषण में क्या हो रहा था? पुरुषों के वृषण में, पुरुषों के वृषण में क्या हो रहा था? नर युग्मक बन रहा था। नर युग्मक, अभी बताएंगे युग्मक क्या होते हैं। नर युग्मक और स्त्रियों के अंडाशय में, स्त्रियों के अंडाशय में क्या बन रहा था? स्त्रियों के अंडाशय में मादा युग्मक बन रहा था। मादा युग्मक, ठीक है।
क्रमशः नर युग्मक कौन सा होता है? पुरुषों के नर युग्मक का नाम क्या दिया गया है और स्त्रियों में के अंडाशय में जो मादा युग्मक है उनको क्या नाम दिया गया है? तो पुरुषों के नर युग्मक यानी क्रमशः नर युग्मक यानी पुरुषों के नर युग्मक को कहा जाता है शुक्राणु, शुक्राणु, और मादाओं के यानी स्त्रियों के और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। मादा युग्मक अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण तो हम देख लेंगे प्राथमिक अंगों में हो रहा है, यानी यह निर्माण कब होता है तब हम बात कर लें। यह यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता कब है? तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण यह होता है यौनारंभ की अवस्था में। यौनारंभ बोले तो प्यूबर्टी एज में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है? जब उनके शरीर में कुछ भौतिक चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से बड़े होंगे वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था से वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था से किस में आ जाएंगे? उनकी एक पूर्ण रूप से जीवन काल की समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, यानी बालकों में क्या होता है? बालकों से क्या होता है? ठीक है, बालक कौन कौन से हो सकते हैं? या तो लड़का या तो लड़की, लड़का या तो लड़की। बालकों में क्या होता है? बालक जो होते हैं वह किस में चेंजेस हो जाते हैं? वयस्क में यानी एडल्ट में, वयस्क यानी एडल्ट फेज में। यानी कोई भी बालक है वो किस में चेंज हो जा रहा है? वयस्क अवस्था में। वयस्क बोले तो एडल्ट या किशोर अवस्था इसे बोल सकते हैं, किशोरा अवस्था। और लड़का लड़की किशोर अवस्था में कब पहुंचता है? अगर लड़का की बात करें तो लड़का पहुंचता है 13 से 16 वर्ष में, और लड़की कब पहुंचती है? तो 10 से 13 वर्ष में। प्यूबर्टी इसके बारे में बता रहे हैं अभी क्योंकि आया है वर्ड। ठीक है, बालकों में क्या होता है? जब बालक अपने वयस्क अवस्था में आता है, यानी वयस्क अवस्था में कब आता है? जब 13 से 16 वर्ष जैसे पहुंचता है तो वयस्क अवस्था में कौन आ जाता है? लड़का। लेकिन लड़की 10 से 13 वर्ष में वयस्क अवस्था में आ जाती है। तो इनमें क्या होता है? तो इनका शरीर बहुत ही मजबूत हो जाता है, इनकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं, इनका लंबाई बढ़ने लगता है। ठीक है, दोनों बात कर रहे हैं। और लड़कों में बात करें तो इनका आवाज़ भारीपन हो जाता है। ठीक है, और लड़कों का कंधा चौड़ा हो जाता है, दाढ़ी मूंछ उग जाता है। वृषणों में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। वृषणों और जनन अंगों के आसपास बाल उग जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होते हैं। लेकिन अगर लड़कियों में क्या होता है? इनमें ब्रेस्ट यानी स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं। इनमें भी क्या होता है? इनके बाह्य जनन अंग विकसित हो जाते हैं, इनका आवाज़ पतली मधुरी हो जाती है। ठीक है, और इनका श्रोणि भाग भी चौड़ा हो जाता है लड़कियों में। तो इनका क्या होता है? बालकों जो बालक होते हैं वो वयस्क अवस्था में पहुंच जाते हैं, और यह वयस्क अवस्था में को पहुँचते हैं जब इनका 10 से 13 वर्ष या 10 से 13 वर्ष या 13 से 16 वर्ष इनका अवस्था होती है। ठीक है, तब ये क्या हो जाते हैं? जब वयस्क अवस्था में जैसे ही पहुँचते हैं तो इनमें हो जाता है प्रजनन की क्षमता, प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता हो जाती है, निषेचन की क्षमता हो जाती है। आपको यौनारंभ या किशोरावस्था वैसा बता दिया गया है बेसिक टॉपिक में, जो मानव जन्म का शुरुआत चैप्टर किए थे उसमें। ठीक है, प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता आ जाती है किसमें? वयस्क अवस्था में। जब ये बालक वयस्क अवस्था में पहुँच जाते हैं तब जैसे ही वयस्क अवस्था में पहुँचते हैं प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता हो जाती है। तो उन सभी नर और पुरुष में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं उनमें किसका निर्माण होने लगता है? नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होने लगता है। इन्हीं चीज़ के बारे में पढ़ना है कि नर युग्मक कैसे निर्माण हो रहा है, मादा युग्मक कैसे निर्माण हो रहा है, क्योंकि नर और मादा युग्मक के हमें इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इन्हीं चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है। और नर युग्मक की संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसा दिखता है, क्योंकि एक सुंदर सी संरचना है, इनके बारे में जानकारी तो लेना जरूरी है। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो युग्मक जनन क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होना। अब युग्मक का निर्माण कहाँ पर होता है? तो युग्मक का निर्माण हम बताए थे कि प्राथमिक लैंगिक अंगों में होता है। अगर पुरुषों में बात करें प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? वृषण होता है। और स्त्रियों में बात करें तो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? अंडाशय। यानी उन विधि द्वारा, युग्मक जनन की विधि द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, पुरुषों के वृषण में क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादाओं
के अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और यह सभी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कब होता है? यह एक किशोरावस्था या वयस्क अवस्था या जिसे प्यूबर्टी एज में ये होता है। किशोरावस्था कब होता है? जब लड़का 10 से 13 वर्ष में जैसे पहुंचता है तो उनमें कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं। बताएंगे अभी हार्मोन चेंज कैसे होते हैं, किस तरीके से उनमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और लड़कियों का होता है जब 10 से 13 वर्ष जैसी पहुँचती हैं तो उनमें प्रजनन निषेध की क्षमता हो जाती है, वो माँ एवं बाप बनने के योग हो जाते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब समझते हैं कि युग्मक जनन 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि युग्मक जनन पुरुष और स्त्री दोनों में हो रहा है, तो पुरुषों में क्या बोला जाता है और स्त्री इसको मिटा दिए, कोई बात नहीं, आप तो समझ जाइएगा कि युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, पुरुषों में अलग नाम दिया गया है और स्त्रियों में अलग नाम दिया गया है। ठीक है, युग्मक जनन 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि या ऐसे तो लिंग के अनुसार होता है, क्योंकि नर युग्मक होता है, मादा युग्मक। ठीक है, तो अगर पुरुषों में बात करें युग्मक जनन में, ठीक है, पुरुषों में और स्त्रियों में। ठीक है, पहले तो हम पुरुष की बात करेंगे, थोड़ा सा हम दोनों का बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले पुरुष का ही देखेंगे फिर स्त्री का देखेंगे। ठीक है, तो पुरुषों में क्या नाम दिया गया है? पुरुषों में युग्मक जनन। ठीक है, पुरुषों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण। ठीक है, यानी वृषण में नर युग्मक यानी शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन। ठीक है, या शुक्र जनन। पुरुषों के वृषण में कितने वृषण होते हैं? 1 जोड़ी। पुरुषों के वृषण में नर युग्मक यानी शुक्राणु का बनना क्या कहा गया है? शुक्र जनन या इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पुरुषों के वृषण में नर युग्मक का बनना शुक्रजनन कहलाता है। ठीक है, यानी युग्मक जनन अगर पुरुषों में हो रहा है तो उसे बोलेंगे शुक्र जनन। अगर स्त्रियों में हो रहा है तो उसे बोलेंगे अंड जनन। क्योंकि अंड जनन शुक्र जनन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अंड जनन अंडाणु में से संबंधित है और शुक्र जनन ये हमारे वृषण से संबंधित है, और वृषण में क्या पाया जा रहा है? शुक्र जन नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे स्त्रियों में क्या कहा गया है युग्मक जनन को? तो स्त्रियों के अंडाशय में मादा युग्मक यानी अंडाणु, जिसे ओवम भी बोलते हैं इंग्लिश में, अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। अंड जनन को इंग्लिश में बोलते हैं oogenesis। ठीक है, यानी अगर युग्मक जनन यानी युग्मक निर्माण अगर पुरुषों में हो रहा है तो उसे बोलेंगे शुक्र जनन, अगर स्त्रियों में हो रहा है तो उसे बोलेंगे अंड जनन। ठीक है, पुरुषों में किस में हो रहा है? वृषण में हो रहा है, और स्त्रियों में अंड जनन यानी अंडाणु का निर्माण किस में हो रहा है? तो अंडाशय में हो रहा है। इतना क्लियर? कोई डाउट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे कि पुरुषों में जो इसको अब इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका अगले टॉपिक का ना इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पुरुषों में के वृषण में नर युग्मक कैसे बन रहा है। तो नर युग्मक को देखने के लिए हम इसकी संरचना के बारे में पहले देखेंगे कि वृषण में बन रहा है। तो वृषण तो हम बाहर से देख नहीं सकते कैसे बन रहा है, वृषण के अंदर बन रहा है। ठीक है, अंदर बन रहा है तो अंदर हम देखेंगे कैसे बन रहा है। ठीक है, तो वृषण में बन रहा है तो हम वृषण की संरचना देखेंगे क्योंकि वृषण के अंदर कुछ नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं में ही बन रही हैं। क्या बन रही हैं? हमारे स्पर्म शुक्राणु यानी नर युग्मक। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, वृषण की संरचना। अब कहोगे वृषण की संरचना क्यों? क्योंकि हमें शुक्राणु का निर्माण करवाना है। तो शुक्राणु का निर्माण करवाने के लिए हम देखेंगे किस तरीके से शुक्राणु बन रही है, कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें शुक्र जनन, क्योंकि हम पुरुषों में देख रहे हैं ना, शुक्र जनन। ठीक है, यानी नर में देख रहे हैं किसका, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृषण में बन रहा है, तो वृषण की संरचना देखेंगे कि एक जोड़ी क्या पा जा रही हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, एक जोड़ी क्या पा जाती हैं, वृषण पाया जाता है। ठीक है, इन वृषण के अंदर 250 प्रत्येक वृषण में 250 कुछ इस तरीके से क्या पा जाती हैं, 250 कुछ कच्छ पा जाते हैं। कितने, 250। ठीक है, इस तरीके से हम तो 3 ही बनाए, लेकिन एक वृषण में 250 होते हैं, जिन्हें बोलते हैं वृषणी पिंडक। वृषणी पिंडक यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, इन 250 वृषणी पिंडक में 1 से 3, इन 250 वृषणी पिंडक के प्रत्येक पिंडक में 1 से 3 क्या पाए जाते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। इसे हम बोल दिए शुक्रजनक नलिकाएं। ठीक है, शुक्रजनक नलिकाएं, इसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबुल कितने होती हैं, 1 से 3 इनकी संख्या होती है एक वृषण के एक पिंड में। ठीक है, इन सेमनीफेरस ट्यूबुल के बीच में और कोशिका पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका या इसी को बोलते हैं अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, अब देखेंगे कि जो शुक्रजनक नलिका है, तो शुक्रजनक नलिकाएं के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो सबसे पहले हम शुक्रजनक नलिकाओं को क्या करेंगे, काट के देखेंगे ये क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं हैं। मान लीजिए क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं को जैसे हम क्रॉस सेक्शन से कट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हमें इस तरीके से गोल संरचना दिखेंगी। ठीक है, तो गोल संरचना हम कुछ इस तरीके से जूम कर लिए इसको। ठीक है, जूम कर लिए तो हम देखेंगे कि शुक्रजनक नलिकाएं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हैं। 2 प्रकार की कोशिका कौन कौन सी हैं, तो हम एक क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस से एक डिनोट कर देते हैं और दूसरा सर्कल से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो आप लोग को मिक्स हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो हम 2 प्रकार की कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, तो पहला कोशिका को बोला जाता है नर जर्म कोशिकाएं। क्या बोला जाता है, नर जर्म कोशिकाएं या इसी को कहा जाता है शुक्रजन कोशिका या शुक्राणुजन कोशिका। शुक्रजन या शुक्राणुजन कोशिका आपको हर अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिखेगा। नरजन कोशिका और शुक्राणुजन कोशिका ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिखेगा, लेकिन अलग से आप कोई साइड बुक पढ़ेंगे या अलग से कोई एक्स्ट्रा बुक लिए होंगे, ठीक है, जूलॉजी या जीव विज्ञान का, तो उसमें ये शुक्रजन भी दिखेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक है, एक कोशिका को बोलेंगे जो सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर है। 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, तो एक कोशिका को बोलेंगे नरजन कोशिका या शुक्रजन या शुक्राणुजन कोशिका, और दूसरे को बोलेंगे जो क्रॉस से हैं इनको बोलेंगे सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल। ठीक है,
सर्टोली सेल, ठीक है। तो नरभजन कोशिका क्या करती है, नरभजन कोशिका में क्या पाया जाता है, शुक्राणु परिपक्व होता है, ठीक है। जैसे ही किशोरावस्था शुरुआत होती है, ठीक है, जैसे ही किशोरावस्था शुरुआत होती है तो हाइपोथैलेमस से, क्या, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH। GnRH का फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस, जैसे ही कोई भी व्यक्ति या लड़का हो लड़की, जैसे ही वो किशोरावस्था या प्यूबर्टी एज में जैसे ही पहुंचता है तो उनके मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती हैं। उन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH, जिसे बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किन पर कार्य करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि पर, जिसे बोलते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र पीयूष ग्रंथि पर क्या करता है। और अग्र पीयूष ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन निकालते हैं, एक LH और दूसरा FSH। LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH क्या करता है, LH जाता है लीडिंग कोशिका के पास, गया, कौन गया, LH, कहाँ गया, लीडिंग कोशिका के पास। LH हार्मोन जो निकाला है अग्र पीयूष ग्रंथि ने, वह कहाँ जाता है, लीडिंग कोशिका के पास। लीडिंग कोशिका क्या करता है, LH हार्मोन के नियंत्रण में दो हार्मोन बनाता है, दो हार्मोन, कौन से दो हार्मोन, पहला बनाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा एंड्रोजन, दूसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा एंड्रोजन, ठीक है। यह लीडिंग कोशिका के नियंत्रण में स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। यह टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर जाता है, शुक्रजनक नलिकाओं में जाता है, कहाँ पर जाता है, शुक्रजनक नलिकाओं में, और शुक्रजनक नलिकाओं को उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है कि यह शुक्राणु को बनाए, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन प्रेरित करता है कि शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु को बनाएं, और जब शुक्राणु बनकर कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, शुक्रजनक नलिकाओं में, यानी सेमिनिफरस ट्यूबुल में। तो सेमिनिफरस ट्यूबुल में जब इकट्ठा होते हैं तो उनको सुरक्षा कौन देता है, वह कहाँ से पोषण लेते हैं, तो यह शुक्रजनक नलिकाओं में जो शुक्राणु होते हैं वो पहुँच जाते हैं सर्टोली कोशिका के पास, सर्टोली कोशिका के पास। और सर्टोली कोशिका शुक्राणु को क्या करता है, रहने का स्थान देता है, सुरक्षित करता है, और शुक्राणु सर्टोली कोशिका से पोषण लेता है जीवित रहने के लिए। अब बात आती है कि सर्टोली कोशिका के पास ये तो हार्मोन गया लीडिंग कोशिका के पास, अब FSH हार्मोन कहाँ जाता है, तो FSH हार्मोन जाता है सर्टोली कोशिका के पास, कहाँ जाता है, FSH हार्मोन जाता है सर्टोली कोशिका के पास, और क्या कराता है, कुछ विशेष प्रकार के घटकों को उत्प्रेरित करता है। कौन से घटक को उत्प्रेरित करता है, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को क्या करता है, उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए हम पढ़ने वाले हैं कि
शुक्रजनन कैसे होता है, यानी पुरुषों के जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वृषण, उनमें शुक्राणु का निर्माण कैसे हो रहा है, उन्हीं शुक्राणु को निर्माण जैसे हो रहा है उनको बोलेंगे शुक्रजनन। यानी पुरुषों के वृषण में जब शुक्राणु बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शुक्रजनन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्रजनन वृषण बनता है, तो वृषण के अंदर की संरचना को देखेंगे कि वृषण के अंदर कैसे बन रहा है। तो वृषण में क्या होता है, 250 एक वृषण में पिंड कक्ष होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 क्या पाए जाते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं जिन्हें बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीचों बीच में कुछ और कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, अब देखेंगे कि शुक्राणु जो होते हैं या शुक्रजनक नलिकाओं बनते हैं, ये तो पता है, लेकिन शुक्रजनक नलिका को जैसे ही काट के देखेंगे तो देखेंगे कि इनमें शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। ये जैसे ही काटें शुक्रजनक नलिका को तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। कौन कौन से 2 प्रकार की कोशिकाएं, तो एक हमने सर्कल से दिखाया है और एक हमने क्रॉस से, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो जो सर्कल से बनाए हैं उसको बोल देंगे नर जन्म कोशिकाएं या शुक्रजन या शुक्राणुजन कोशिकाएं। ठीक है, और दूसरा सर्टोली कोशिका। ठीक है, और यह सब प्रोसेस कब होता है, जब कोई भी पुरुष या स्त्री अपने किशोरावस्था या यौनारंभ की अवस्था में पहुंच जाता है तो उस समय उनके शरीर में एक ग्लैंड होती है मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक रिलीज हार्मोन होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पर एक्ट करता है, अग्रपीयूष ग्रंथि पर, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब यह अग्रपीयूष ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, एक LH और FSH। LH जो होता है यह लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बनाने के लिए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बनाने के लिए। ठीक है, और यह किस में बन रहा है, नरजुन कोशिकाओं में। अब यह जो FSH है, यह FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह कहाँ जाता है, यह सर्टोल कोशिका के पास जाता है। और सर्टोल कोशिका कुछ विशेष प्रकार की घटकों को उत्तेजित करता है और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस है। और जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है यह क्या करता है, परिपक्व जब हो जाता है तो सर्टोल कोशिका के पास आ जाता है और सर्टोल कोशिका उनको पोषण प्रदान करता है, रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखेंगे कि ये तो पूरा प्रोसेस तो हो रहा है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे कि शुक्रजनक नलिकाओं में, इन शुक्रजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, नरजुन कोशिका और सर्टोल कोशिका। तो नरजुन कोशिका में किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो अब देखेंगे कि नरजुन कोशिका में किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो सर्टोल कोशिका का बेसिक तो काम है नहीं, बस उसका स्पर्म जो मैच्योर हो गए उनको पोषण देना है, न्यूट्रिशन देना है और उनको क्या करवाना है, सुरक्षित करवाना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, उन 2 प्रकार की कोशिकाओं में जो शुक्रजन कोशिका हैं, उन शुक्रजन कोशिकाओं में कुछ विभाजन के द्वारा क्या हो जा रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो जा रहा है। उन्हीं शुक्राणु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका पाई जा रही है, तो हमने सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उसी एक ही प्रकार की कोशिका से क्या हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। और तो ये क्या है, उसमें क्या पाया जा रहा था, शुक्रजन नलिका या स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजन कोशिका, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। 46, इसको हम बोलेंगे 2n। ठीक है, 2n। लेकिन जब यही 23 रहता है, 23 गुणसूत्र, तो उसको हम बोलते हैं n। ठीक है, n। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करेंगे, साइंस में डिनोट किया जाता है 46 गुणसूत्र को 2n। और इस शुक्रजनक नलिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इन स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा और उनमें सेल डिवीजन होगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर V2N। अब इसे बोलेंगे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, इसे बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। अब प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, प्राथमिक समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। 2n है तो n हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गुणसूत्र है ना, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब इसको बोलेंगे, इसको दोनों को बोलेंगे द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब इस द्वितीय शुक्रजन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आती हैं, कोशिका विभाजन जारी रहता है, ठीक है। n n n n। अब इसे बोलेंगे शुक्राणु प्रसू, यानी स्पर्मेटिड, ठीक है। इन शुक्राणु प्रसू से किसका निर्माण होगा? 4 अगुणित शुक्राणु का निर्माण होगा, 4 अगुणित शुक्राणु का निर्माण होगा, शुक्राणु अगुणित, ठीक है, अगुणित। इस तरीके से होता है, ठीक है। यानी जो शुक्रजन नलिका में जो कोशिकाएं पाई जा रही थी, शुक्रजन कोशिका जिसे नरजन कोशिकाएं बोल रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया, उन स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होता है, तब बनता है एक कोशिका प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिसके फलस्वरूप बनता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे द्वितीय शुक्रजन कोशिका। इन द्वितीय शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तब इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस जारी रहेगा। तो सेल डिवीजन होगा इस तरीके से, और जिसे बोलते हैं शुक्राणु प्रपरसू, ठीक है। अब इस तरीके से शुक्राणु प्रपरसू से 4 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। यानी इस तरीके से एक प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। ये तो ये रहा आपका शुक्रजनन, यानी पुरुषों में किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आई होप यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु की सूक्ष्मदर्शी संरचना क्या होता है, शुक्राणु कैसा दिखता है, कौन से भाग होते हैं, क्या काम है, यह देखेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।